नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी ने 1 साल पूरा कर लिया। 1 साल में सोनिया गांधी कांग्रेस को उतना मजबूत नहीं कर पाई जैसा सोनिया ने पहले कार्यकाल में कर दिखाया था। राहुल के इस्तीफे के बाद काफी मंथन के बाद सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। इस 1 साल में मिला जुला ये रिस्पॉन्स रहा, लेकिन कांग्रेस मजबूत हुई तो कहीं कमजोर हुई। वहीं मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता मिली और फिर आपसी खींचतान की वजह से सरकार गिर गई। राजस्थान में भी कुछ यही हाल रहा और साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में साझा सरकार बनाने में कामयाबी कांग्रेस को मिली है। वहीं युवा नेता पार्टी छोड़कर भी चले गए, लेकिन सोनिया बुजुर्ग और युवा नेताओं के बीच तालमेल बनाने में सफल नहीं रही। कांग्रेस के पास कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी है, लेकिन अब भी अध्यक्ष की तलाश लगातार जारी है। सोनिया कहां सफल रही और कहां पर असफल रही, इसके लिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की राजनीति में सिरमौर रहने वाली कांग्रेस कभी देश के सभी राज्यों और केंद्र सरकार पर कई दशकों तक काबिज रही है, लेकिन 135 साल पुरानी कांग्रेस में अब वो जान नहीं रही जो कुछ साल पहले हुआ करती थी। कभी पार्टी में सोनिया गांधी के इशारे भर से नेता नतमस्तक रहते थे, लेकिन अब सोनिया के रहते हुए भी पार्टी में सिर फुटअव्वल जारी है। कभी कांग्रेस को युवाओं की पार्टी कही जाती थी, लेकिन अब युवा बचे ही नहीं। पिछले कई सालों से कांग्रेस का जनाधार गिरता गया और कांग्रेस कमजोर होती गई। केंद्र से लेकर राज्यों में भी कांग्रेस की ताकत घटती गई। आपसी मतभेद इतनी बढ़ती चली गई कि कई जगह पार्टी की सरकार गिर गई। सोनिया गांधी इस समय कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा हैं, लेकिन इस कार्यकाल में पार्टी ज्यादातर मोर्चों पर विफल रही है। सोनिया के अंतरिम अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन मध्य प्रदेश में पार्टी में फूट के चलते उसे सत्ता गंवानी पड़ी, तो राजस्थान में उसी कगार पर पार्टी एक बार फिर पहुंच गई है। हालांकि सोनिया पहले अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में बहुत सफल रही थी, लेकिन अब वो 73 साल की हो चुकी हैं और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। अब वो पार्टी का प्रचार भी नहीं करती, न ही उतना ध्यान दे पाती हैं। यही कारण है कि पार्टी के कुछ नेता मनमानी करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस को हर मुद्दे पर सरकार को घेरनी चाहिए, कांग्रेस मजबूत विपक्ष के तौर पर सरकार से कड़े लहजे में सवाल नहीं करती। यही वजह है कि सत्ता पक्ष अपने तरीके से सब कुछ कर रहा है। दरअसल राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस ने 2 लोकसभा चुनाव लड़ी और उसे करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस में सवाल उठे कि अब कौन अध्यक्ष बनेगा, लेकिन किसी ने खुलकर गांधी परिवार के बारे में कुछ नहीं बोला। काफी दिनों तक बिना अध्यक्ष की पार्टी चलती रही। राहुल को मनाने की कोशिश हुई, लेकिन नेता नाकाम रहे। बाद में अध्यक्ष के लिए पार्टी में काफी चर्चा हुई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। आखिरकार एक बार फिर सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। सोनिया इस बार अध्यक्ष तो बन गयी, लेकिन उन्हें पहले की तरह ही कामयाबी नहीं मिली। पार्टी में युवा नेताओं और बुजुर्ग नेताओं के बीच खाई इतनी चौड़ी हो गई कि युवा नेता पार्टी से किनारे हो गए। 15 साल बाद 2018 में कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता में लौटी थी, लेकिन इसी साल मार्च में कांग्रेस मध्य प्रदेश में सत्ता गंवा दी। राजस्थान में भी कांग्रेस उसी राह पर चलती हुई नजर आ रही है। गहलोत और सचिन पायलट के बीच खाई इतनी चौड़ी हो गई कि सरकार को बचाना मुश्किल हो गया। सोनिया ना तो सिंधिया को साधने में सफल रही, न ही पायलट को मनाने की कोशिश में कामयाब हुई। सियासी पंडितों का कहना है कि सोनिया के हाथों में दूसरी बार कांग्रेस की कमान आने के बाद पार्टी में न केवल मतभेद बढ़े हैं, बल्कि कई अहम नेता पार्टी का साथ छोड़कर चले गए हैं। यही नहीं, कांग्रेस में रह रहकर उठने वाली महत्वाकांक्षा की हुंकार पुराने दिग्गजों और युवा नेताओं के बीच भी कलह की वजह बनी रही। ऐसे में सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सिर्फ समझौता करती नजर आईं। ऐसा नहीं कि सोनिया ने कुछ नहीं किया। सोनिया गांधी को पार्टी की कमान मिलने के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए हैं। सोनिया चुनाव प्रचार में भले ही कहीं नहीं दिखी, लेकिन राजनीतिक समीकरण में काफी हद तक सफल रही। महाराष्ट्र में एनडीए को बहुमत मिली, लेकिन बीजेपी शिवसेना के बीच मतभेद का फायदा उठाया और महाराष्ट्र में वैचारिक विरोधी शिवसेना के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाने में सफल रही। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार में पार्टी मजबूत पार्टनर बनी। इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सत्ता थी, लेकिन आज कांग्रेस गठबंधन में है। दिल्ली में कांग्रेस कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई, जबकि हरियाणा में काफी हद तक पार्टी को सफलता मिली। पिछले 1 साल से कांग्रेस वही कर रही है जो 2014 से 2019 के बीच किया था। चुनाव सर पर था, लेकिन कांग्रेस हाथ पर हाथ डालकर बैठी रही। कांग्रेसी नेताओं के बीच सियासी खींचतान जारी है, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा है। यूं तो कांग्रेस ने कई अभियान भी चलाई है,
कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच सोनिया थोड़ी सक्रिय नजर आईं। सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाने की चुनौती है। मोदी के साथ निश्चित तौर पर पूरा बीजेपी संगठन और आरएसएस मजबूती के साथ खड़ा है, लेकिन कांग्रेस संगठन पूरी तरह से कमजोर है और पार्टी का जनाधार भी खिसक गया है। कांग्रेस कई मुद्दे में धार देती है, लेकिन जनता के बीच मजबूती से नहीं रख पाती। बीजेपी का अभी तक का सबसे अहम मुद्दा राम मंदिर निर्माण अब हकीकत में तब्दील होने जा रहा है। पीएम मोदी ने भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण की औपचारिक शुरुआत कर दी है। ऐसे में बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को चुनाव में जरूर भुनाएगी, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे से अपने आप को जोड़ने में नाकाम रही। अब सवाल है कि सोनिया के इस कार्यकाल में कांग्रेस फिर मजबूत होगी। क्या कांग्रेस आपसी मतभेद से उबर पाएगी? क्या युवा और बुजुर्ग नेताओं के बीच की खाई सोनिया भर पाएंगी? क्या मोदी के सामने कांग्रेस मजबूत विपक्ष बन पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। चलिए, इस बीच सवाल तो बहुत है, लेकिन कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी ने 1 साल पूरा कर लिया है। 1 साल में सोनिया गांधी कांग्रेस को उतना क्या मजबूत कर पाई है जैसा कि पहला करिश्माई उनका कार्यकाल रहा? क्या उस करिश्माई कार्यकाल के मुकाबले ये 1 साल कितना बेहतर रहा? इस पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही, क्योंकि सोनिया गांधी की बात करें तो 1 साल का जो इनका अभी तक का जो कार्यकाल रहा अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर, ये 1 साल के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं, कैसे आंकते हैं? देखिए नेहा जी, ऐसा है कि मेरा मानना ये है कि कांग्रेस पिछले 1 साल के कार्यकाल जो सोनिया जी का आप बता रहे हैं, उसके अंदर एक तो सोनिया जी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके साथ स्वास्थ्य कारणों का एक प्रॉब्लम चल रही है। साथ में आज उनकी जिस तरीके से उम्र हो गई है, और पिछले, मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले कई सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि कांग्रेस ने जो अपना संगठन था, उस संगठन के ऊपर कांग्रेस ने कहीं कोई कार्य नहीं किया। कांग्रेस केवल छत्रपों के दम पे चलती है, सूबेदारी के दम पे कांग्रेस अपनी नैया पार लगाना चाहती है। एक जमाने में कांग्रेस की जो महत्वपूर्ण कड़ी हुआ करती थी, कांग्रेस सेवा दल, आज वो कांग्रेस सेवा दल कहीं पे भी नहीं है। ना उसके ऊपर कोई कमांड है और ना उसके लिए कोई प्रयास है। आज आप देखेंगे कि जो कांग्रेस के अंदर जो एक बुजुर्गों का और युवाओं का जो एक द्वंद्व चल रहा है, आज चाहे आप सचिन पायलट जी को ले लीजिए, चाहे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ले लीजिए, ये नाम तो इस टाइम मुख्य मीडिया के अंदर मुख्य रूप से चल रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर संजय निरुपम जी के जो बयानबाजी है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी। मिलिंद देवड़ा जी हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, सबके विचार जो आज कांग्रेस जो भी राष्ट्रीय मुद्दे जब भी होते हैं, चाहे वो धारा 370 हटाने का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा हो, उस टाइम आप देखेंगे कि जो युवा और एक बुजुर्गों के बीच में जो विचारों का जो डिफरेंस है, वो ये चीज दिखाता है कि कांग्रेस आज की तारीख में एक दल के रूप में काम नहीं कर रहा है, बल्कि कांग्रेस एक दलदल के रूप में काम कर रहा है। और इस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि सोनिया जी कोई करिश्मा कर दिखा पाएंगी, क्योंकि एक तो उनके साथ स्वास्थ्य कारणों का जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है। साथ में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ नेहा जी, आज की तारीख में कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी संस्कृति डेवलप हो गई है। पिछले 15-20 साल से मैं इसको कहूंगा कि जिसके अंदर परिक्रमा मंडली में हर बार आपकी डिबेट में ये बात बोलता हूँ, कांग्रेस के अंदर आज की तारीख में परिक्रमा मंडली जो है, जिन्होंने घेरा डाल करके जो बैठे हुए हैं 10 जनपद या हाई कमांड के ऊपर, आज उन्हीं का बोलबाला कांग्रेस के अंदर है। काम करने वाले जैसे अभी आपकी रिपोर्ट में आपने दिखाया कि भाई झारखंड के अंदर, देखिए झारखंड के अंदर कांग्रेस कहीं चुनाव के अंदर नहीं थी, कांग्रेस कंडक्टर सीट पर बैठी हुई थी और कंडक्टर सीट पर बैठ करके वो अपनी मंजिल तक पहुंची है। तो उसके अंदर मैं सोनिया जी को या कांग्रेस को उसका श्रेय नहीं देना चाहता। महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे, महाराष्ट्र का आपने उदाहरण दिया, महाराष्ट्र के अंदर बेशक सरकार बनाई हो, लेकिन इज्जत वहां पे बचा नहीं पाई कांग्रेस, क्योंकि चुनाव के अंदर ठीक है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ, ठीक है निरंजन जी, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ अनुज आत्रे जी जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। अनुज जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ आनंद साहू जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रुक करेंगे अनुज जी का। अनुज जी, सवाल इस बात को लेकर है, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल को कैसे कांग्रेस देख रही है?
देखिए निश्चित तौर पे थोड़ा संघर्ष जरूर रहा है, ये संघर्षों भरा रहा है और इसमें हमने ऊंच भी देखी और नीच भी देखी है पिछले सालों में जो है। और कहीं न कहीं कांग्रेस को आत्मचिंतन और आत्ममंथन जो करना चाहते थे वो इस एक साल के दौरान किया है। और जो है कांग्रेस अब एक दोबारा से एक संगठन के रूप में संगठित पुनः किया गया है। और सोनिया जी ने बिल्कुल अपना एक, चाहे उनकी थोड़ा सा अस्वस्थता रही और कम समय दे पाए, लेकिन निश्चित तौर पे पूरा संगठन में जो है हमारी चाहे सेंट्रल वर्किंग कमेटी रही हो या और भी तमाम हमारे वरिष्ठ नेता हैं या एआईसीसी के पदाधिकारी हैं, सब लोगों ने मिलजुल करके जो है कांग्रेस को बिल्कुल एकजुटता से और जो है केंद्र सरकार की नाकामयाबियों को जो है जनता तक पहुंचाने का और सरकार को समय समय पर अपना जो विपक्ष के जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते अपना सलाह मशवरा देने का जो दायित्व था वो सब निभाने का काम कांग्रेस ने किया। जी अनुज जी, एकजुटता की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि एकजुटता रखने में कहीं ना कहीं कांग्रेस नेतृत्व नाकाम रहा है, क्योंकि जो पिछले एक साल में हमने देखा, चाहे विचारधारा के को लेकर कहें या फिर आधार इस बात को लेकर कहें कि युवा वर्सेस बुजुर्ग नेताओं के बीच जो खाई गहरी होती गई, वो कहीं ना कहीं एकजुटता पर सवाल नहीं खड़े करती है क्या? नहीं देखिए ऐसा नहीं है, कोई खाई गहरी कोई नहीं होती, कोई कुछ नहीं फर्क हुआ। ये मैं समझ सकता हूँ आप कहाँ इशारा कर रहे हैं। देखिए ये चलता रहता है, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा समुद्र है और यहाँ से बहुत छोटे छोटे नदी नाले बहुत से निकल करके इस देश को जो है बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर लीडरशिप किसी पार्टी ने दी है तो कांग्रेस पार्टी ने दी है। और तमाम कोई दल भी निकल करके गए तो वो कांग्रेस पार्टी से निकल करके गए, इसमें कोई दो राय है। और वो आज एग्जिस्ट कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी एग्जिस्ट करती है। तो यही हमारे यहाँ पार्टी में जो है एक आंतरिक लोकतंत्र है, जिसकी वजह से सब लोगों को यहाँ अपने विचार रखने की आजादी रहती है, अपना विचार प्रकट करने की आजादी रहती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरह वन मैन शो, टू मैन आर्मी नहीं है, जो वर्तमान की भाजपा की जो पार्टी है वो नहीं है कांग्रेस। आज भी कांग्रेस में जो है लोगों को अपना विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी है, चाहे कोई युवा नेता हो या कोई वयोवृद्ध नेता हो या हमारे सीनियर नेता हो, सब लोगों को मंच पर बोला जाता है। उसी का आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो है खुले मन से जो है पार्टी सब लोगों को मौका देती है और इसके हिसाब से सब लोगों को कहीं ना कहीं समाहित से करते हैं। जाने से पहले एक सवाल था कि कांग्रेस में रह रहकर उठने वाली महत्वाकांक्षा की आवाज और ऐसी हुंकारों की वजह से कहीं ना कहीं पुराने दिग्गज और युवा कांग्रेसी के नेताओं के बीच में जो कलह रही, क्या ये कलह कहीं ना कहीं जो बीच की खाई है दोनों नेताओं के बीच में, क्या नहीं लगता कि उसे और ज्यादा गहरी की और उसे संभालने में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये कहा जा सकता है कि सफल नहीं हुई? तक पहुंचाया है, हमें वो भूलना नहीं। जब कांग्रेस को जब सीताराम केसरी जी हमारे अध्यक्ष थे तब भी इस प्रकार की जो है चर्चाएं होती थी। ये कांग्रेस के जो लड़ने हैं, कांग्रेस द्वारा कांग्रेस पर पहुंच गई। लेकिन जब सोनिया जी ने जो है अध्यक्ष की कुर्सी बात करी और अध्यक्ष बनी, तो उसी का नतीजा था कि लगातार हम देश में राज्यों में चुनाव जीते हैं और उसके बाद 2 बार 10 साल के लिए जो है केंद्र सरकार उनको प्रधानमंत्री बन सकती थी। तो अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने ही कांग्रेस को सरकार के मुहाने तक पहुंचाया था, लेकिन उन्होंने सत्ता स्वीकार नहीं की। जी चलिए, अब जाहिर तौर पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे ये कहा जा सकता है कि एक साल में उतार चढ़ाव कांग्रेस के लिए रहे हैं, लेकिन आनंद साहू जी भी क्योंकि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद जी, कोशिश बीजेपी ने भी की कांग्रेस को कमजोर करने की, क्या आप ये बात मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस अगर कमजोर हुई या युवा नेता वहां से छिटक कर अगर बीजेपी में आए तो इसके लिए कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगाती रही। देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के जो भी मुखिया हैं उन लोगों के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह के इतना कहूंगा कि जब आजादी की लड़ाई समाप्त हो गई, भारत आजाद हो गया, तो गांधी जी का जो इच्छा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाए, कांग्रेस पार्टी का बिल खत्म कर दिया जाए और जो भी दल आए और नए दलों की स्थापना हो, क्योंकि वो दल जो है
आजादी की लड़ाई के लिए दल बनी थी, और बाद में इन्होंने इसको विरासत में मिला हुआ चीज को वो अपने आइडियोलॉजी से इतने दूर चले गए कि राष्ट्रवाद भी उनके सामने दिखाई नहीं देने लगा। इतना ही नहीं, भारत जिस नींव पर मजबूत हो सकता था, भ्रष्टाचार मुक्त, शोषण मुक्त, सामाजिक न्याय युक्त, वो सारे चीजों को कांग्रेस के अपने परिपाटी बना करके, गांधी परिवार का एक परिपाटी बना करके और इन सभी को दफन कर दिया, और उसमें धीरे धीरे कांग्रेस भी दफन होते चली गई। और उसी कड़ी में अब सोनिया गांधी जी जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनका भी अंतिम कार्यकाल के रूप में जैसा दिख रहा है, पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ कांग्रेस बढ़ रहा है। मैं तो सोनिया गांधी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने गांधी जी का सपना पूरा करने में पूरा सहयोग किया है। राहुल गांधी जी को भी बधाई देता हूं, प्रियंका जी को भी बधाई देता हूं, पूरे गांधी परिवार और कुनबा को बधाई देता हूं कि गांधी जी का जो सपना था उसको सफल बनाने में, कांग्रेस मुक्त करने में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। और इसीलिए आने वाले टाइम में भारत जो है नए भारत की तरफ बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है। और इसीलिए नए युवा जो आएंगे वो मूल्य आधारित जीवन चाहते हैं और बहुत ही सेंसिटिव। आनंद साहू जी, और बहुत कांग्रेस मुक्त भारत का सपना तो नरेंद्र मोदी ने भी देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते आए हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होगा, और ऐसे में देखा जाएगा कि एक वक्त ऐसा आएगा जब कांग्रेस मुक्त भारत होगा। हालांकि अभी भी कई जगहों पर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इसके अंदर कांग्रेस मुक्त भारत को आगे बढ़ाने में क्या बीजेपी ने अपनी अहम भूमिका नहीं निभाई? जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही ध्येय है, सबसे पहले राष्ट्र और उसके बाद जो है समाज, और समाज के बाद व्यक्ति। और उसी कड़ी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आए अभी, उससे पहले हमारे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानववाद की रचना की, अंत्योदय की बात कही, जो बात गांधी जी कहते थे उससे कहीं और नजदीक पहुंच करके दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा, मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा। अब वो धीरे 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 हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उसको करके दिखाया। अब तो कांग्रेस को दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो डूबने से बचा ले, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सपना था भारत का, उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और इसीलिए आज देखिए, चाहे वेबिनार हो, चाहे टीवी हो, चाहे रेडियो हो, चाहे जैसे भी हो। ठीक है अनुज यात्री जी, अब क्या ये भी एक मुख्य वजह है कि कांग्रेस की आज ये कंडीशन है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं, जो पार्टी आला कमान है, जो नेतृत्व है, वो जाहिर तौर पे ये कहा जा सकता है कि थोड़ा कमजोर पड़ा इस बीच, क्योंकि एक तरफ जो हम उस सोनिया गांधी के करिश्माए उस वक्त को देखते हैं जब सोनिया गांधी अध्यक्ष पद पर थी और किस तरह से सफलता कांग्रेस के हाथ लग रही थी, और एक ये साल जो एक साल पूरा हुआ है कांग्रेस का अंतरिम, सोनिया गांधी का अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर, तो क्या नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एकजुटता को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं नाकामी हाथ लगी है? क्योंकि एक तरफ विचारधारा पर भी जो कांग्रेस के नेता हैं वो बटे हुए नजर आए। पार्टी दरअसल ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि कौन से मुद्दे पर खुलकर समर्थन करना है, किसका विरोध करना है। क्या कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता यहाँ पर कमजोर दिखाई दी? अनुज नहीं, बिल्कुल नहीं, नेतृत्व क्षमता में कहीं कोई कमजोरी नहीं है नेहा जी, लगा। लेकिन जरा इनको शांत करा दीजिए, इनका थोड़ा सा लौटेंगे सर आपके पास। अनुज जी से सवाल है मेरा सर। जी आएंगे आपके पास। नेहा जी देखिए, कमजोरी सिर्फ एक बात की हुई है कि कांग्रेस पार्टी आज भी अपने नैतिकता के साथ जो है कहीं भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं। हम लोगों ने अपनी नैतिकता के मूल्यों को पतन नहीं होने दिया है, जिसका इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी ने झूठ फरेब के जो है नैतिकता का क्या परिभाषा है?
नैतिकता की परिभाषा क्या है? मैं बता देखिए, परिभाषा ये है कि जिस प्रकार से बीते कुछ वर्षों में देश की जनता ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अनैतिकता से सत्ता हासिल की है, अनैतिकता से जहां जहां जनता ने इनको हराया है, जहां जहां ये वोट से नहीं जीत पाए, वहां पर जीती हुई सरकार को बात करने का। देखिए, इनको जरा शांत करा दीजिए तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। इस तरह से चर्चा आनंद जी सुन लेते हैं। ऐसे जो है इतना, क्योंकि ये लोग सुनने का धैर्य नहीं रखते, झूठ बोल के, झूठ फरेब और मक्कारी के दम पर ये लोग राजनीति और सत्ता लेते आए हैं, और जब इनको सच का सामना कराया जाता है तो शोर मचाने को करते हैं। लेकिन हिम्मत नहीं है कि सच का सामना करें और सुन करके उसके बाद जवाब। अगर हिम्मत है, हौसला है तो पहले सुने, उसके बाद सुन लेते हैं सर, हम भी सुन इनकी लेते बात हैं, सुनते सुन लेते हैं। आपको पूरा मौका देंगे, आप अपनी बात रखना। पहले अभी अनुज जी को बोलने दीजिए। अनुज जी। नहीं नेहा जी, ऐसा है वो बोलते रहते। अभी नेहा जी, इनको जरा इनका ऑडियो जरा म्यूट करवा दीजिए तो मैं जवाब दूंगा। ठीक यहाँ है, पर भाषणबाजी सुनने नहीं आई आपके ठीक है, जोर ठीक से है। हैं। वो आपका अनुज जी, भाषण ही इनका ऑडियो तो म्यूट चल रहा करवा था, मैं जब नहीं आया था तब। आनंद जी ठीक है, लौटेंगे सर। अनुज जी। देखिए, मैंने आपको अभी कहा था, मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी अपने नैतिकताओं के, हम लोगों ने किसी भी प्रकार से उनको मूल्यों से कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जैसा नैतिकता से अपना इनका पतन हुआ है, जो अटल जी और अडवाणी जी की जो भारतीय जनता, ये फिर शोर मचा रहे हैं। देखिए, फिर शोर, ना जाने क्यों इनको कुछ भी हो आनंद जी जाता है। थोड़ा धैर्य रखिए ना सर, लौटेंगे आपके पास, आपको पूरा वक्त दिया जाएगा सर। जी मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ जी। आया हूँ। अरे सवाल होता रहेगा, अभी आप जरा जवाब तो सुन लीजिए, पहले जवाब सुनिए, उसके बाद सवाल कीजिए। निवेदन है, थोड़ा सा है मेरा। आप 6 साल से सत्ता में बैठे हैं और आज भी कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं। आप कब जवाब देंगे ये बताइए? आप लोगों की जवाबदेही कब होगी? क्या सरकार में आप लोग बैठे हैं और अभी तक जवाब नहीं देना चाहते हैं आप लोग? ठीक तो है अनुज जी, जनता आपसे जवाब सवाल इस बात चाहेगी। को लेकर है, नैतिकता की आप बात करते हैं, लेकिन सर नैतिकता के साथ ही ये भी तो देखा गया कि इसी एक साल में हमने देखा कि अलग विचारधारा के साथ आपने जाकर सत्ता ग्रहण कर ली, सत्ता ले ली। तो क्या ये नहीं, ये भी एक कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव छोड़ता है आम जनता पर कि एक शिवसेना ऐसी पार्टी जो कि हमेशा आप लोगों की धुर विरोधी रही, उसके साथ जाकर आपने सत्ता पाली, तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ एक लालच था जिसके बिहाफ पर कांग्रेस पार्टी आगे चढ़ती हुई दिखाई दी? नेहा जी, मैं आपकी दोनों बातों का जवाब देता हूँ। देखिए, शिवसेना के साथ कोई हमारा नैतिक गठबंधन नहीं हुआ, वो एक तालमेल हुआ है, चुनाव के बाद का तालमेल हुआ है, कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत तालमेल हुआ है, कांग्रेस की शर्तों के आधार पर तालमेल हुआ है कि कांग्रेस की विचारधारा के आधार पर सरकार चलेगी, उस आधार पर हुआ है। कोई उसमें वहां सांप्रदायिकता का कार्ड नहीं खेलने दिया जाएगा। केवल एक ही कार्ड चलेगा, महाराष्ट्र की विकास का। विकास के नाम पर वहां की सरकार बनाई गई है। लेकिन इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा ये है, जो अनैतिक सत्ता लेना वो होता है कि जो एक चुनी हुई सरकार के विधायकों को तोड़ करके उनको धन बल से, सत्ता बल से, कहीं इनकम टैक्स के नोटिस भेज के, कहीं ईडी के नोटिस भेज के, कहीं सीबीआई का डरा करके, कहीं उनको किसी भी प्रकार से ब्लैकमेल करो, उनको तोड़ो और अपनी भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराओ। क्यों? देश की जनता ने बीते 4 वर्षों में देखा है कि 8 से ज्यादा राज्यों में जो है विधायकों को तोड़ा गया है और वो सारे के सारे विधायक टूट करके भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। आखिर उसके पीछे क्या राज है? क्या राज है ये कि जिन विधायकों को, जिन नेताओं को तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है पानी पी करके कोसते थे, उनके ऊपर कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, कहीं दुनिया भर के आरोप लगाते थे, और अचानक ही रातों रात अपने दल में शामिल मिला करके वो ऐसे पवित्र कर दिया। तो सवाल है ना इस बात का कि इसी एक साल के अंतराल में हमने देखा कि एक दूसरे को पानी पी कर कोसने वाले दल एक साथ होकर सरकार बना रहे हैं, एक दूसरे के नेताओं को। सरकार बनाना एक अलग चीज है नेहा जी, लेकिन किसी के पार्टी में सेंधमारी नहीं की है। अगर आप ये कहें कि सर हमने तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार बनाई है, जनता के भलाई के लिए बनाई है, तो ये तो दूसरी पार्टी भी कह सकती है ना सर। एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए कि किसी की भारतीय जनता पार्टी की या किसी अंदल के विधायकों को तोड़ करके कोई ये आरोप लगा दे, पैसे दे करके खरीदा है, उनको तोड़ा है जीते हुए विधायकों को और अपने दल में शामिल करके, और उनको जो है उसके बाद चुनाव करवा के वहां पर सरकार बनाई है। जीती हुई सरकार को गिरा करके अपनी सरकार बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। सोनिया जी जब से अध्यक्ष बनी है, एक बार भी इस प्रकार का काम नहीं। लेकिन सर अपनी सरकार बनाने के लिए भी अगर विधायकों की खरीद फरोख्त की जाती है तो क्या वो जायज है? क्या वो जायज है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, गोवा का उदाहरण ले लीजिए, आप कर्नाटक का उदाहरण ले लीजिए, अभी हाल ही में उदाहरण तो सर बहुत सारे हैं, अभी राजस्थान राजस्थान की जनता 2 महीने से उदाहरण सर बहुत सारे हैं। वो कांग्रेस के पिछले पुराने ऐसे चिट्ठे हैं जिस पर भी हम तफसील से चर्चा करेंगे
कि आखिर क्या ये परिपाटी कांग्रेस की दी गई है जो आज भाजपा उस पर चलने का काम कर रही है? क्या ये कांग्रेस का ही सिखाया हुआ है कि तोड़फोड़ आखिर किस तरह से की जाती है? क्या ये परिपाटी कांग्रेस की है? इस पे नहीं सर, इस पे हम तफसील से चर्चा करेंगे सर। 15 वर्षों का ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, बहुत जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोग। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का 1 साल का कार्यकाल ये पूरा हुआ है और ऐसे में ये कार्यकाल दरअसल आगे भी चल रहा है, लेकिन इस वक्त सवाल इस बात को लेकर है कि एक साल में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ कांग्रेस ने खोया, क्या कुछ कांग्रेस ने पाया, किस तरह कांग्रेस इस 1 साल में आगे बढ़ी है, इस पे आज हम तफसील से चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है निरंजन पोद्दार जी। सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे। सर, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी को हम इस पूरे कारनामे का ठीकरा एक पार्टी पे फोड़ दे कि तोड़फोड़ की राजनीति अगर कर रही है तो बीजेपी कर रही है, या तोड़फोड़ की राजनीति अगर की तो कांग्रेस ने की। सर, ये तो पहले से ही होता हुआ आया है। 1 साल के कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के ये पूरा कार्यकाल देखे तो कांग्रेस ने जाहिर तौर पर कई नेताओं को खोया है, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि अगर तोड़फोड़ की राजनीति आगे बढ़ाई है या ये सिखाया है तो कांग्रेस की दीन है। देखिए नेहा जी, इस चीज के अंदर मैं दोनों बातों पे प्रकाश डालूंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। दरअसल ऐसा है, तोड़फोड़ की राजनीति और ये जो संस्कृति है, ये संस्कृति कदाचित सन 1976-77 से ही डेवलप हुई है और जिसके अंदर मैं कहूंगा कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। और अभी जैसे अनुज अत्रे जी जो इस चीज को जस्टिफाई कर रहे थे महाराष्ट्र वाली सरकार को, क्या वो उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो वो कह रहे थे कि सरकार चलाना अलग बात है, गठबंधन करना अलग बात है और ये हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने सरकार बनाई है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं क्या कि कहीं पे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर सरकार बना सकती है क्या कांग्रेस? और अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये नहीं आ सकते विचारधारा, अगर मान लीजिए कोई एक पार्टी अपनी विचारधारा से समझौता करने के लिए तैयार हो जाए तो, और उसके बावजूद अगर ये उससे नहीं कर सकते हैं तो फिर शिवसेना से कैसे कर सकते हैं? देखिए, सीधी सी बात का लबोलवाब एक ही है, मैं आपको बता दूं नेहा जी, और वो ये है कि आज कांग्रेस बोलने को तो कहती है हम आत्ममंथन करेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए, महाराष्ट्र जो मध्य प्रदेश के अंदर जो घटना घटी उसके बाद में कांग्रेस ने कौन सा सबक लिया? सेम स्टोरी जो है आज राजस्थान में रिपीट हो रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण नेतृत्व की विफलता ही माना जाएगा ना। नहीं तो जहां अगर आज आदमी एक बार लड़खड़ाता है तो दूसरी बार संभल के चलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आज कांग्रेस की जो सबसे बड़ी समस्या है, कांग्रेस आज किसी अन्य दल से नहीं लड़ रही है। कांग्रेस, मेरा ऐसा मानना है, कांग्रेस आज स्वयं से लड़ रही है, स्वयं के दल से लड़ रही है। और स्वयं के दल के अंदर मैं इसको परिभाषित करूंगा, आज कांग्रेस जो है नवीनीकरण और अपना जो पौराणिक कांग्रेस है उसके बीच में द्वंद्व चल रहा है। चाहे आप कहीं पे भी ले लीजिए, कल आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर भी स्वर उठे हैं, पंजाब की राजनीति में भी कुछ हलचल हुई है इस चीज को लेकर के। तो कहने का मतलब क्या है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व मैं कहूंगा, वो कहीं ना कहीं विफल रहा है। और इसके अंदर आप सही मायने में पूछेंगे तो वास्तविकता यही है कि आज कांग्रेस को अपना नेतृत्व गांधी परिवार से अलग हट करके इनको अपना नेतृत्व ढूंढना चाहिए, लेकिन इनकी मजबूरी ये है कि ये गांधी परिवार से बाहर जा नहीं सकती कांग्रेस, और आज जो दुर्गति का शिकार हो रही है। ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं इस पर। अनुज जी, सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस क्या गांधी परिवार से अलग कोई अध्यक्ष नहीं चुन सकती है क्या? क्योंकि राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद 2 से 3 महीने का जो ये वक्त रहा, उसके बीच एड़ी चोटी का जोर लगा लिया गया कि कांग्रेस से अलग हटकर कोई एक शख्स ढूंढा जाए या एक ऐसा नेता, कोई ऐसा दिग्गज नेता जो कि कांग्रेस की कमान जिसको सौंपी जाए। लेकिन घूम फिर कर फिर सोनिया गांधी पर आकर कांग्रेस टिक गई। सवाल इस बात को लेकर है, सोनिया गांधी का स्वास्थ्य खराब है, सोनिया गांधी तमाम चुनाव प्रचार में नहीं जा सकती। इस 1 साल के कार्यकाल के दौरान ही अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में चुनाव हुए, हरियाणा में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, झारखंड में चुनाव हुए, कहीं पर भी सोनिया गांधी चुनाव प्रचार करती हुई दिखाई नहीं दी। बावजूद इसके सोनिया गांधी को नेतृत्व दिया गया। इस बीच ही जिस तरह से जो कांग्रेस है वो बटी हुई दिखाई दी, मध्य प्रदेश में सत्ता गंवानी पड़ी, हालात इस कदर खराब हो गए कि झारखंड में
जो सरकार है वो किस कदर बनाई है ये भी आप जानते हैं, महाराष्ट्र में किस कदर बनाई है ये भी आप जानते हैं। लेकिन क्या वजह इसके पीछे है कि हम गांधी परिवार से अलग हटकर कांग्रेस पार्टी कोई अध्यक्ष नहीं चुन सकती है? क्या वजह इसके पीछे है? नेहा जी, आपने बहुत लंबा सवाल पूछा, मैं जवाब देता हूँ। पहले तो मैं आप लोगों की जानकारी जो हमारे को पैनलिस्ट ने उठाया उनकी भी जानकारी दुरुस्त कर देता हूँ कि कांग्रेस की पार्टी का एक इतिहास है और एक ऐतिहासिक पार्टी। अभी तक सब मिलाकर के हमारे 61 कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं, जिसमें से केवल और 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो नेहरू गांधी परिवार से रहे हैं। बाकी 55 लोग ऐसे थे जो हमारे कांग्रेस परिवार के और अन्य जो है लोग रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास बताता है। तो इस प्रकार का आरोप लगाना ठीक नहीं है कि केवल गांधी फैमिली या नेहरू फैमिली से ही अध्यक्ष लिए जाते हैं। उसमें से केवल 6 लोग हैं जो अध्यक्ष बने हैं, बाकी अन्य लोग तो उससे पहले और अन्य दलों से, अन्य बैकग्राउंड से। सर, हमें इतिहास पता है कांग्रेस पार्टी का सर, लेकिन सवाल ये भी है ना कि आज जो स्थिति है सोनिया गांधी की, वो बहुत बेहतर तरीके से अभी नेतृत्व है पार्टी का वो नहीं कर पा रही है। इससे पहले हमने देखा कि कई उन्होंने अध्यक्ष बना दिए। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी को कमान सौंप दी गई कि आप देखिए हर बात के लिए 10 जनपद आना ठीक नहीं। अगर हम बाकी और राज्यों की बात करें, कर्नाटक की बात करें तो DK शिव कुमार को कमान दी गई। यूपी की बात करें अजय कुमार लल्लू के हाथ में कमान दे दी गई। दिल्ली की बात करें अनिल चौधरी के हाथ में कमान दे दी गई। गुजरात की बात करें तो हार्दिक पटेल के हाथ में। ये कहीं ना कहीं दिखाता नहीं है कि हर चीज के लिए 10 जनपद आना ठीक नहीं है। दूसरी बात, उनका स्वास्थ्य खराब है, इसलिए वो हर चीज पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर सकती। तो क्यों ना किसी ऐसे नेता को कमान सौंप दी जाए जो पूरी परिपक्वता के साथ कांग्रेस पार्टी को आगे उभारने या आगे बढ़ाने में मददगार हो। देखिए नेहा जी, ये तो व्यवस्था बहुत पुरानी है कि कोई भी आप किसी भी देश के कोने से किसी भी कांग्रेस नेता को, कार्यकर्ता को कोई काम होगा तो अपने प्रदेश के पार्टी कार्यालय से, प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष से ही वहां की समस्याएं समाधान होंगी या जो भी काम होगा वहीं से ही होगा। दिल्ली आने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने की आवश्यकता पहले भी नहीं थी और अब भी जल्दी से नहीं थी, क्योंकि उनको बड़े मामले देखने होते हैं और ये शायद कोई भी राष्ट्रीय दल होगा उनकी सबकी यही एक संगठन का जो है इसी प्रकार का जो है ढांचा बनता है। रही सवाल कांग्रेस का, तो मैं इतना बताना चाहूंगा कि सोनिया जी के अध्यक्ष रहते हुए, चाहे वो अंतरिम अध्यक्ष रही हैं या उससे पहले एक बहुत लंबे समय तक कार्यकाल उनका रहा है, सबसे लंबा कार्यकाल उनका रहा है अध्यक्ष बनने का, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बहुत सफलताएं अर्जित करके। और आज उस कार्यकाल की अपेक्षा अगर हम इसकी तुलना करें सर, तो अभी ये सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। एक सवाल मेरा यहाँ पे आनंद साहू जी आपसे है। आनंद जी, कांग्रेस नेतृत्व कहीं ना कहीं कमजोर है, इसी का कहीं ना कहीं फायदा सरकार को मिल रहा है, क्योंकि चाहे महंगाई की बात हो, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे चीन के मुद्दे की बात हो, चाहे फिर पाकिस्तान के मुद्दे की बात हो, चाहे नेपाल बॉर्डर की बात हो या उस मैप की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं देश में। बावजूद इसके कांग्रेस इतनी ज्यादा आक्रामक नहीं है या इन मुद्दों पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रही। ये भी एक फायदा कहीं ना कहीं सरकार को मिल रहा है, सत्ता पक्ष को मिल रहा है। नेहा जी, सबसे पहले तो आपने जो कहा कि महंगाई के विषय पर या रोजगार के, आप देखिए महंगाई तो कहीं वैसा दिखाई नहीं दे रहा है, रोजगार का जरूर है। पूरा विश्व में बेरोजगारी का आलम पड़ा है। कोरोना का महामारी इतना बड़ा है जिससे कि टोटल इंडस्ट्री है, चाहे MSME है, सारा नुकसान हुआ है उसको, और उसको काटने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी कार्रवाई कर रहे हैं लगातार। दूसरी बात, आपने कहा कि सोनिया जी या राहुल जी या कांग्रेस आक्रामक नहीं है, उसका लाभ मिल रहा है। मैं तो कहता हूँ ये बहुत आक्रामक होते तो और ज्यादा लाभ मिलता। ये आक्रामक कम है तो शायद उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को कम हो रहा है। उसका कारण है हमारे जो नेतृत्व हैं, शीर्ष नेतृत्व, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, ये लोग ये कोई एक दिन में नहीं बने हैं। कोई गांधी के परिवार का कोई ये नहीं कि ऐसा राहुल जी हैं तो सोनिया जी क्या हैं इसलिए हो गए, और वो सोनिया जी हैं तो केवल राजीव जी के परिवार से हैं इसलिए हो गए। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पूरी लोकतंत्र है, पूरी पारदर्शिता है। और आपने कहा महंगाई, ये सब भ्रष्टाचार। आज देखिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या था चुनाव में, भ्रष्टाचार।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भ्रष्टाचार मुक्त हुआ या नहीं हुआ? आप बताइए, आप ही बताइए। अगर कोई देश में अगर भ्रष्टाचार को कम कर दिया जाए तो बाकी जो इकोनॉमी है, सर भ्रष्टाचार तो GDP छोड़िए growth है, सर जो अभी तो अपने मुद्दे आप हो हैं जाता है। कोरोना से निपटने के लिए सरकार कितनी सक्षम है ये बताइए, बेरोजगारी किस कदर अरे है न्याय जी, देश में आप ये क्या बताइए, बच्चे जैसे आप अर्थव्यवस्था पूछ का रहे क्या हैं, बुरा मेरे हाल को है तो- ये बताइए, चीन को आप देखिए नेहा जी, बताते हैं कि भ्रष्टाचार, चीन मैं एक प्रश्न, मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहता हूँ। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। आनंद साहू जी एक बहुत पुराने वक्ता रहे हैं, बहुत निश्चित तौर पे नंबर 1 कर दिया आनंद जी आपने देश को जो है, लेकिन किस चीजों में नंबर 1 किया है? कांग्रेस का आपने किस चीज में नंबर 1 किया? आपने उस चीज में नंबर 1 किया है कि देश के जब प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कहा था कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, और सबसे ज्यादा बेचने पे आप लग गए हैं देश को। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बीते 70 सालों में 33 नवरत्न कंपनियां बनाई और आप उन सबको बेचने में लग गए। आप बताएं कि आखिर क्या कारण है कि आप देश को बेचने पर लग गए हैं? रिजर्व बैंक से आप पैसा ले रहे हैं, रिजर्व फंड आप मांगने को तुले हैं, आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो पैसा गया कहां देश का? क्यों आखिर जो पिछली सरकारों ने रिजर्व बैंक में रिजर्व फंड जमा किया और आप रिजर्व फंड निकाल रहे हैं रिजर्व बैंक में? आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का 1 साल इस पद पर पूरा हो गया है, और ऐसे में क्या खोया इस बीच, क्या पाया कांग्रेस ने, इस पे आज हम तफसील से चर्चा कर रहे हैं। निरंजन पोद्दार जी, सवाल इस बात को लेकर है कि एक बेहतर लोकतांत्रिक देश में एक बेहतर विपक्ष होना या नेतृत्व क्षमता विपक्ष की भी मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के होते हुए? देखिए नेहा जी, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए वहाँ का विपक्ष मजबूत होना बहुत अति आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज ये देश का दुर्भाग्य है कि आज जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस जो है, वो अपनी गलतियों को ना समझते हुए सारी चीजों का दोष दूसरे के ऊपर डालता है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे नेहा जी, थोड़ा सा उस बात पे मैं आना चाहूंगा। ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की भूरी प्रशंसा कर रहे थे, तो मैं आज इनको पूछना चाहता हूँ कि आज के 1.5 साल पहले इनका 17 राज्यों में परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से 17-18 राज्यों में इनकी सरकार, अगर ये इतना उज्जवल काम कर रहे हैं, अगर ये इतना बहुत ही जनप्रिय काम कर रही है सरकार, तो फिर आज वो घट करके 6 या 7 राज्यों पे क्यों सिमट गई? क्यों? मेरे को एक बात बताइए, अमित शाह। ठीक है आनंद जी, सवाल इस बात को लेकर है कि क्यों आखिर अब बीजेपी भी सिमटती हुई नजर आ रही है, और क्या राजस्थान में सचिन पायलट को अपने कब्जे में करने में या फिर अपने पाले में लाने में अब बीजेपी नाकाम हुई है क्या? देखिए, ये जो विश्लेषक हैं या जो भी है, मैं तो उनका नाम नहीं जानता हूँ, अभी जो कह रहे थे हम सिमट गए, अरे साहब क्या बात कर रहे हो? 22 करोड़ हमारे कार्यकर्ता हैं जो प्राथमिक सदस्य से लेके सक्रिय सदस्य बने हैं। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात है, आज कहीं भी चुनाव होता है, सर आनंद जी, वो सदस्य भी आपको वोट नहीं दे रहे, इससे तो यही साबित हो रहा है। आप कह रहे इतने करोड़ हमारे सदस्य बन गए, लेकिन कहीं ना कहीं राज्यों में आपकी जो सरकारें हैं वो जाती जा रही है। कहाँ जा रही है जी, बता दीजिए। वापस आ रही है सारे, आप जो है कह रहे हैं चली जा रही है। आप देखिए कर्नाटक में, चाहे बाकी मध्य प्रदेश में, चाहे अभी आप देखना। सर मध्य प्रदेश में तो कैसे सरकार बनी है ये आपके सामने है, मध्य प्रदेश में कैसे सरकार बनी है ये आपके सामने है, झारखंड में क्या हुआ है ये भी आपके सामने है, महाराष्ट्र में क्या हालात है ये भी आपके सामने है, राजस्थान में कैसे सरकार गई है ये भी सर आपके सामने है। अब कहाँ गई है ये तो सर मुझसे आंकड़ा आप ना ही पूछे तो बेहतर है। आपको, आप बीजेपी के नेता हैं, आपको बेहतर तरीके से पता होगा। मैं आना बंद कर दूंगा लग रहा है। अब क्या है, आप सुनना ही नहीं चाहते हो कुछ भी। मैं आप बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात आप कर रहे हैं। हाँ। अब महाराष्ट्र में जितने सीटों में हम लड़े थे, उसमें 90% सीटों में जीते हैं। और आप शिवसेना हमारी अलायंस अगर चली जाती है तो भाजपा की हार कैसे हो गई? आप कैसे बोल रहे हैं भाजपा की हार है वहाँ? और दिल्ली के बारे में क्या विचार है आपका? झारखंड की बात आप मैं मानता हूँ निश्चित रूप से, वहाँ मुख्यमंत्री को लोगों ने हराया, माना। वो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने को बार बार वहाँ के कार्यकर्ता, नेता, जनता सबने कहा था वहाँ के मुख्यमंत्री को बदलिए, नहीं बदला। उसी प्रकार राजस्थान में
मुख्यमंत्री बदलिए, वसुंधरा जी को नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। वही हाल वहाँ मध्य प्रदेश में भी था, शिवराज मामा नहीं चाहिए, भाजपा से बैर नहीं, शिवराज मामा तेरा खैर नहीं, ये चल रहा था वहाँ। फिर आपने शिवराज जी को बना दिया मुख्यमंत्री। सुन लीजिए कहने का मतलब, लेकिन उसके बाद भी हाँ। शिवराज सिंह के नेतृत्व में वोट बढ़ा, सीटें 2-4 कम हुई, तो इसीलिए उनको एक मौका मिलना चाहिए, ये सोच करके दिया। जब जनता ने इतना विश्वास किया, ऊपर से आप बताइए राजस्थान में कोई गड़बड़ हो तो बीजेपी का ऊपर ठीक रहा। अरे आपकी नेतृत्व क्या कर रही है, सोनिया गांधी जी क्या कर रहे हैं, राहुल जी क्या कर रहे हैं, अपने जो लीडर हैं उनके प्रति विश्वास नहीं है कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है बताएं आप। जी जी। सवाल ये है कि आज कांग्रेस, नेहा जी एक लाइन बोलूंगा, अगर आज कांग्रेस अपने अंदर गिरेबान में झांकने लग जाए और अपनी नीति, नियत और नेतृत्व तीनों को फिर से थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करके चेंज करे, तो हम भी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि विपक्ष मजबूत रहे। देश को मजबूत बनाने के लिए हम भी जानते हैं चलिए विपक्ष की मजबूती जरूरी है, लेकिन जिस पार्टी का नेतृत्व ही चलिए, कमजोर है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल वक्त की कमी है और ऐसे में जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि जहां एक तरफ सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर 1 साल पूरा हुआ है, तो कांग्रेस ने बहुत कुछ खोया है तो बहुत कुछ पाया भी है। कहीं कहीं पर सरकार बनाई है, भले ही मिलीजुली सरकार बनाई हो, यानी कि कांग्रेस की अध्यक्ष, अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का 1 साल मिला जुला ही रहा। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।